आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में वैदिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत वैदिक शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा का क्या निहितार्थ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो वैदिक शिक्षा वैदिक से हम ये समझ सकते हैं कि वह शिक्षा जो हमको वेदों से प्राप्त हुआ, उसी को वैदिक शिक्षा बोलते हैं। अब वेद में 4 वेद हैं। अब इसका जीवन काल कब से कब तक रहा, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा कब से शुरुआत हुई, तो वैदिक कालीन शिक्षा की शुरुआत हम मतलब वैदिक का ही शुरुआत हम मानते हैं तो कब से है, तो 1500 BC से लेकर 600 BC का मानते हैं। पूरा वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक मानते हैं। अब इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। 1000 BC तक ये ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और दूसरा है 1000 BC से लेकर 600 BC तक, इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो इस कालों में जो शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी। पूर्व वैदिक काल में केवल शिक्षा का जो आधार था केवल ऋग्वेद था, क्योंकि इस पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया और तीनों वेद इसमें लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में तो पूरा वैदिक का देखा जाए तो उसमें वैदिक शिक्षा जो है वेदों पे आधारित है। वेदों पे हम लोग क्या मतलब वेदों का अध्ययन किया जाता था उस समय, तो वैदिक शिक्षा मतलब वेदों पे आधारित था, वेद का ही अध्ययन किया जाता था वहाँ पे। अब इस वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, तो वैदिक शिक्षा की विशेषताएं में पहले शिक्षा की संरचना का मतलब ये हुआ कि किस स्तर पर वैदिक शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा की संरचना जो वैदिक शिक्षा में थी वो थी प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तर। मतलब इसकी संरचना था शिक्षा का, प्राथमिक में था और उच्च में था। तो प्राथमिक शिक्षा बालक की घर से ही शुरुआत हो जाती थी। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता था तो घर पे आके पुरोहित उनको 1 वर्ष की आयु में पुरोहित आकर विद्या का शुभारंभ कराते थे। ठीक है। और उसके बाद जब पुरोहित द्वारा विद्या का आरंभ करा दिया जाता था, उसके बाद नियमित विद्या का अध्ययन चलता रहता था। ठीक है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था, जैसे उच्च शिक्षा की संरचना थी, तो उच्च शिक्षा की संरचना ये गुरुकुल में होता था। उच्च शिक्षा की संरचना जो का मतलब ये हुआ कि उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल जंगल में या किसी सुनसान स्थान पर गुरु अपना एक अध्ययन का केंद्र बनाए हुए थे, जहाँ रहते थे तो वहीं लोग पढ़ाते थे। उसी को गुरुकुल कहा जाता था। मतलब गुरु के पास रहकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उसी को गुरुकुल किया जाता था। तो गुरुकुल में किस आयु के बच्चे जाते थे,
तो गुरुकुल में जो 8 से 12 वर्ष के आयु बच्चों को गुरुकुल में क्या प्रवेश मिलता था, और वहाँ प्रवेश के समय एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही गुरुकुल में बच्चों का प्रवेश होता था। तब ठीक है, और जब प्रवेश हो जाता था तो उस शिक्षा की वहाँ पे प्रारंभ हो जाती थी। अब दूसरा है शिक्षा की पाठचर्या। अब विषय वस्तु क्या हो, तो जैसे संरचना तो है प्राथमिक और उच्च, उसी तरह शिक्षा की पाठचर्या भी प्राथमिक के लिए अलग थी और उच्च के लिए अलग थी। प्राथमिक स्तर पर भाषा, छंदशास्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। उच्च स्तर पर अर्थशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, आयुर्विज्ञान और नीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, तो जिस तरह से शिक्षा की संरचना का स्तर था, उसी तरह से शिक्षा की पाठचर्या भी उस समय बटी हुई थी। उच्च के लिए अलग था और प्राथमिक के लिए अलग था। अब शिक्षण विधियाँ, हर शिक्षण की अपनी अपनी विधि होती है। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो विधि थी, व्याख्यान विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि था, वाद विवाद विधि था, और कला कौशल के लिए प्रदर्शन और अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो विधि को अधिकतर कहानी के माध्यम से, यानी बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर जो चीज पढ़ाई जाती थी वो कहानी विधि से पढ़ाई जाती थी, कहानी सुनाकर पढ़ाया जाता था। और उच्च स्तर पर अधिकतर तर्क विधि, वाद विवाद होता था और जो तर्क होता था, तर्क विधि को अपनाया जाता था। अब है शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत था। वहाँ पे विशुद्ध, एकदम शुद्ध संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था। संस्कृत भाषा में अध्ययन कराया जाता था। वो शुद्ध संस्कृत होती थी। ठीक है, लेकिन जब छात्रों की संख्या बढ़ जाती थी गुरुकुल में, तो उसके लिए आचार्यों ने क्या उपाय किया था? तो जब संख्या बढ़ जाती थी तो उसके लिए, जब वहाँ के गुरु थे वो जनसंख्या बढ़ने पर समस्या आती थी, तो क्या करते थे? तो जो पहले का छात्र थे गुरुकुल में, जो उसमें बहुत जानकार होता था, उसको लगा देते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए। और उसके बाद वह नाटकीय रूप से बच्चों को पढ़ाता था। नाटकीय मतलब प्रदर्शन करके, सामने वो नाटक की तरह प्रदर्शन करता था और लोग उसका अनुकरण करते थे, मतलब सुनते थे, देखते थे, अध्ययन करते थे। अब गुरुकुल प्रणाली वही है जो बच्चे क्या होगा, 10 से 12 वर्ष के बच्चे जब गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता। वहाँ की शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली थी। अब गुरुकुल प्रणाली में होता क्या है? अब यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली में कौन कौन से बच्चे इसमें प्रवेश लेते थे? तो यहाँ पे जो बच्चे प्रवेश लेते थे उपनयन संस्कार के बाद, तो ब्राह्मण के बच्चे 8 वर्ष पर ही प्रवेश पा जाते थे, क्षत्रिय के बच्चे 10 वर्ष पर प्रवेश पा जाते थे, और वैश्य के बच्चे 12 वर्ष के बाद उनको वहाँ पे गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। उपनयन संस्कार के बाद उनको वहाँ पे प्रवेश मिलता था। ये बटा हुआ था, शूद्रों का यहाँ पे कुछ था ही नहीं, उनका उपनयन संस्कार होता नहीं था, गुरुकुल में पढ़ाई होती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद स्त्री शिक्षा। वैदिक शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा चरम पर था। ठीक है, जिस तरह बालक उपनयन संस्कार के साथ प्रवेश करते थे गुरुकुल में, उसी तरह बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था,
जो उपनयन संस्कार होने के बाद वो गुरुकुल में प्रवेश पाती थी, वहाँ पे अध्ययन करती थी। अब हम लोग जानते हैं अपाला थी, गार्गी थी, सरस्वती, ये 3 नाम मिलते हैं हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में, जो वैदिक कालीन शिक्षा को ग्रहण किए हैं, विदुषी हैं उस समय की। हमको पता चलता है कि उस समय स्त्री शिक्षा अपने चरम पर था, क्योंकि ये बहुत विद्वान महिलाएं थीं। 7वां है व्यवसायिक शिक्षा। अब हर शिक्षा का अपना एक व्यवसाय का भी महत्व होता है। मतलब आदमी यही कहता है शिक्षा ग्रहण करेंगे तो व्यवसाय करेंगे, जॉब करेंगे। तो यहाँ पर भी वैदिक शिक्षा पर में भी व्यवसायिक शिक्षा का भी महत्व था। अब व्यवसायिक शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षा? तो पुरोहित शिक्षा, जो पूजा पाठ करा सकें उनको पुरोहित शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनका व्यवसायिक शिक्षा होता था, उनसे उनको आय प्राप्त होती थी। सैनिक शिक्षा, देश की रक्षा के लिए सैनिक शिक्षा भी दी जाती, देश की रक्षा के लिए सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद औषध शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, दवा करने के लिए, चिकित्सा के लिए औषध शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद कृषि और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि ये सभी शिक्षाएं व्यवसायिक शिक्षा में आती थी, क्योंकि यहाँ से इन सभी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद ये माना जाता था कि अपने जीविकोपार्जन करने के लिए मनुष्य क्या करेगा? मतलब आय करेगा, आय उपलब्ध करेगा। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया व्यवसायिक शिक्षा। इसके बाद वर्तमान में वैदिक शिक्षा का निर्धार अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।